हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट में आपको मैं दो अलग अलग नए पोशाक नजर आऊंगा। उसकी वजह ये है कि जब इसका मैं टेस्ट डिस्कस कर रहा था तो जो पैराग्राफ था उसमें इससे पहले जो पैराग्राफ था 21 का पैराग्राफ वही डिस्कस हो गया था, मतलब डिस्कस में वही टाइप हो गया था। तो मुझे ये बाद में तो पूरा का पूरा मैंने डिस्कशन कर दिया था, उसका पैराग्राफ कुछ अलग था और क्वेश्चन कुछ अलग हो गया था। तो ऑलरेडी मैंने पूरी क्लास डिस्कस कर दी। उसके बाद पता चला कि अच्छा, इसको प्रैक्टिस में जो पैराग्राफ है वो क्वेश्चन ही अलग है और जो क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ अलग था, क्वेश्चन अलग था। तो इसलिए इस पैराग्राफ को हम लोग फिर से डिस्कस कर रहे हैं। और पैराग्राफ में आपको हमेशा पता होता है कि हम लोग पैराग्राफ को बिल्कुल नहीं पढ़ते, बिल्कुल हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं और क्वेश्चन से बनाते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ न्यूज़पेपर डिपेंड्स ऑन, कि किसी न्यूज़पेपर का जो ग्रोथ है वो किस बात पे निर्भर करता है। द एडिटोरियल एंड द न्यूज़ कवरेज, एडिटोरियल कैसा है, न्यूज़ कवरेज कैसा है, लार्ज स्केल सब्सक्राइबर्स, उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, एडवर्टाइजर्स, एडवर्टाइज करने वाले कितने हैं, और सब्सक्राइबर्स एंड एडवर्टाइजर्स। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है कि एडवर्टाइज अगर नहीं करेगा, यानी उस पर जो एडवर्टाइजर है जो उस पर पैसा खर्च लगाते, देखते हैं ना आप अखबार में कि बड़े बड़े पेज पर पूरे ऐड आते हैं, तो पैसे तो उनसे अक्सर आते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, एक एक अखबार खरीदता है, 4 लोग उसको पढ़ लेते हैं। तो सब्सक्राइबर पर भी डिपेंड करता है और एडवर्टाइजर पर भी डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से इसका फोर्थ आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं पैराग्राफ क्या कहता है। फोर्थ आंसर होना चाहिए द मेन आइडिया कन्वेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ द पैसेज। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आइडिया है तो पैराग्राफ में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग छेड़ नहीं सकते हैं, छेड़ेंगे भी नहीं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है द मेन आइडिया कन्वेड इन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेजेस, कि सेकंड पैराग्राफ में क्या है। मतलब लगता है ये बुरा माने हुए है, गुस्से में है कि हम जो है बिना पैराग्राफ पढ़ाए तुमको आंसर बनाने देंगे नहीं। तो आपको बिना पैराग्राफ पढ़े ये क्वेश्चन बनाने देगा नहीं। तो दो क्वेश्चन इसमें ऐसा आ गया जिसमें कि पैराग्राफ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए चलिए हम लोग भी शरीफ बच्चे की तरह पैराग्राफ पढ़ ही लेते हैं। एक क्वेश्चन तो बन रहा था, दो क्वेश्चन, यानी अभी तक जितने पैराग्राफ डिस्कस किए 22 पैराग्राफ है। 22 पैराग्राफ में ये जस्ट सेकंड पैराग्राफ है जिसमें हम पैराग्राफ पढ़ने के लिए फोर्स है। और हमारे सारे क्वेश्चन मतलब आधे क्वेश्चन कम से कम बिना पैराग्राफ पढ़े नहीं बन रहा है। सिर्फ दूसरा पैराग्राफ है ये। इसका मतलब इस तरह का पैराग्राफ बहुत कम आते हैं। 22 में मात्र सेकंड पैराग्राफ है ये, और जबकि सारे पैराग्राफ प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। तो न्यूज़पेपर सेल बिकॉज ऑफ न्यूज एंड एडिटोरियल कवरेज बट इट गेट्स मोर रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स। देखिए क्या कह रहा है, यानी हम लोग का वो जो आंसर था उसमें भी थोड़ी सी गलती होगी कि न्यूज़पेपर जो बिकता है वो न्यूज़ की वजह से बिकता है और इसके एडिटोरियल होते हैं उसके कवरेज की वजह से बनता है। लेकिन इसका जो रेवेन्यू यानी जो कमाई होती है वो होती है एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, यानी जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो था न्यूज एंड एडिटोरियल। ठीक है, उसके हम लोग रेवेन्यू सोच लेंगे। हमने रेवेन्यू की बात भी की, पैसे की कमाई हमने कहा था, एक आदमी खरीदता है 4 पड़ता है कमाई, तो हमने रेवेन्यू के हिसाब से सोच लिया था। तो रेवेन्यू के हिसाब से सोचें तो सब्सक्राइबर और एडवर्टीजमेंट। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें तो न्यूज के विकास। ठीक है, न्यूज कॉस्ट मनी, न्यूज में क्या लगता है, पैसा लगता है, समाचार में पैसा लगते हैं। वाइल एडवर्टीजमेंट फेच मनी, जबकि एडवर्टीजमेंट पैसे लाता है। फेच का मतलब क्या लाना, ये क्या हुआ कि न्यूज जब हम लाने जाते हैं तो किसी रिपोर्टर को भेजते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो न्यूज लाता है, उस पर खर्च होता है। लेकिन एडवर्टीजमेंट में हमें कुछ नहीं करना, वो पैसा लाता है, एडवर्टाइज करने वाला खुद हमारे पास आता है कि भाई हमारा छाप दो। तो एक में पैसा आता है और एक में पैसा जाता है। न्यूज द इकोनॉमिक्स ऑफ मॉडर्न न्यूज़पेपर इज सच, कि मॉडर्न न्यूज़पेपर का जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति है, वो ये है इज दैट इट कैन नॉट रन बाय जस्ट सेलिंग न्यूज, कि सिर्फ समाचार बेचकर ये काम नहीं चला सकता है। इट हैज टू डिपेंड ऑन एडवर्टीजमेंट्स, इसको प्रचार पर निर्भर करना पड़ता है। द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग रिक्वायर्स बोथ सब्सक्राइबर्स हु कैन अफोर्ड टू बाय न्यूज़पेपर्स, की जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है न्यूज़पेपर का, वो इस बात को रिक्वायर करता है कि सब्सक्राइबर्स भी हो जो हु कैन अफोर्ड टू बाय, जो कि पैसा दे सकता है न्यूज़ खरीदने के लिए, एंड बिजनेसमैन हु कैन अफोर्ड टू एडवर्टाइज। और जो देखो इसके हिसाब से हम चले तो देखो सब्सक्राइबर्स एंड और जो हमने एडवर्टाइजमेंट दोनों लिखा था, दोनों सही लिखा था ना। इसके हिसाब से दोनों बातें सही हो सकती है कि अगर न्यूज़पेपर के इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें दोनों बातें होती है कि न्यूज़पेपर
खरीदने वालों की संख्या, और उसमें यही बात हमने टिक किया था। द ग्रोथ ऑफ द प्रेस डिपेंड्स ऑन बोथ, तो जो प्रेस का ग्रोथ है उस दोनों पे डिपेंड करता है। अब जरा क्वेश्चन को देख ले, क्वेश्चन क्या था, द ग्रोथ ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो अब तो हमने यही बिल्कुल सही आंसर किया था कि ग्रोथ, तो हमने यही कहा था ग्रोथ तो इसी पे डिपेंड करता है, ये कि कह रहा है, यानी हम लोग का आंसर बिल्कुल सही था कि सब्सक्राइबर पर एडवर्टाइजमेंट पे। तो नॉर्मली ये कह रहा है कि न्यूज़पेपर क्यों बिकता है, तो न्यूज़पेपर बिकता है न्यूज़ और एडिटोरियल, लेकिन जो ग्रोथ होता है किसी न्यूज़पेपर का वो सब्सक्राइबर, बिल्कुल हम लोग का आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है। Therefore in newspapers management neither aspect can be neglected, इसलिए कहता है अगर न्यूज़पेपर की जो मैनेजमेंट है उस पर ना तो हम सब्सक्राइबर को नेगलेक्ट कर सकते हैं और ना ही एडवर्टीजमेंट करने वाले किसी को नेगलेक्ट, यानी कोई भी अगर हमारे पास अगर एडवर्टाइज के लिए आ रहा है उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वहीं से, अब सब्सक्राइबर को भी नहीं कर सकते क्योंकि न्यूज़ कुछ रहेगा तभी तो लोग पढ़ेंगे, तो दोनों में से किसी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो अब इस पैराग्राफ का क्या निकल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ का क्या मीनिंग निकल रहा है भाई, द मेन आइडिया कन्वर्ट इन द फर्स्ट पैराग्राफ क्या है, द ग्रोथ ऑफ प्रेस, प्रेस का ग्रोथ, न्यूज एंड एडिटोरियल कवरेज, ये तो बिल्कुल नहीं है मेन आइडिया, द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट क्या है। अगर हम बात करें तो एक तो ये पता चल रहा है कि द इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिशिंग, कि न्यूज़पेपर पब्लिक का इकोनॉमिक्स क्या है, और उससे भी बेहतर कि ग्रोथ ऑफ प्रेस, कि प्रेस का ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि लास्ट में यही आता है, देखो कंक्लूजन में यही आता है, कंक्लूजन में यही लिखा है कि द ग्रोथ ऑफ प्रेस डिपेंड्स ऑन, यानी ये कंक्लूजन की ऑन बोथ, कि दो जो ग्रोथ है प्रेस का वो दोनों पे डिपेंड करता है, यानी ना तो हम एडवर्टीजमेंट को नेगलेक्ट कर सकते हैं और ना ही, इसका मतलब क्या है हमारा आंसर ग्रोथ ऑफ प्रेस होना चाहिए, कि ये मेन के ग्रोथ ऑफ प्रेस के लिए क्या जरूरी है, ये मेन। अब ये समरी राइटिंग में होता तो ग्रोथ ऑफ प्रेस लिखते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया, सेकंड का आंसर हो गया ग्रोथ ऑफ प्रेस। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा क्वेश्चन है कि थर्ड पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या, देखते हैं थर्ड पैराग्राफ का क्या, ये है थर्ड, सेकंड पैराग्राफ का क्या मेन आइडिया है। अब ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स, कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं न्यूज के, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है, समन्वय है, जैसे एडिटोरियल संपादकीय, सर्कुलेशन की कहाँ कहाँ फैलाना है, कहाँ कहाँ देना है, कहाँ कहाँ पहुंचाना है, एडवर्टाइजिंग कि भाई किस किस से एडवर्टाइज लेना है, किस किस तरह का एडवर्टाइज लेना है, प्रोडक्शन कि कैसे उसको प्रोड्यूस करना है, कितना कम खर्च में क्या, ये सब अलग नहीं, सब एक का काम है, जो एडिटोरियल का सब काम नहीं है, पब्लिश करना अलग लोगों का काम है, एडवर्टाइजमेंट लाना अलग लोगों का, न्यूज़ लाना अलग लोगों का काम है, कहाँ कहाँ इसको बेचना है उसको अलग लोगों का काम है, उसको सारे न्यूज़ को एक जगह इकट्ठा करना अलग लोगों का काम है, ठीक है, किस न्यूज़ को छापे किसको ना छापे ये डिसाइड करना अलग लोगों का काम है। ये सारे कई डिपार्टमेंट मिलकर न्यूज़ चलाते हैं। इज वेरी इसेंशियल फॉर इफेक्टिव एंड बेटर मैनेजमेंट, कि जो कोऑर्डिनेशन है हर डिपार्टमेंट के बीच में बहुत जरूरी है, एसेंशियल है और बहुत प्रभावकारी और बेहतर के लिए बहुत जरूरी है। द हेड्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, की जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड है, प्रमुख है, मस्ट बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ न्यूज़पेपर, सबके सब क्या है कि जो न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट के पार्ट है, ठीक है। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द गोल सेट, कि सबको गोल सेट का जो लक्ष्य निर्धारित उसके प्रति अवेयर होना चाहिए। पॉलिसीज नीतियों का, फ्यूचर प्लान जो भविष्य का नीति है उसका, ऑफ द मैनेजमेंट, दे कैन नॉट एफर्ड टू रिमेन कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, वो लोग कट ऑफ नहीं रह सकते, दूर नहीं रह सकते, अलग नहीं रह सकते मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से, ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन की, मैनेजमेंट का जो फंक्शन है उससे मुख्य धारा से वो दूर नहीं रह सकते, सबका काम है। पेपर ही बंद हो जाएगा सबका काम ही बंद हो जाएगा, कोई एक काम लापरवाही से करेंगे पेपर बंद, सबका काम बंद। इन एडिशन, इसके अलावा each department should keep the other department managers informed of those of its activities, कि हर डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स को इन्फॉर्म करते रहना चाहिए, किसके, those of its activities, कि अपनी एक्टिविटीज के खबर देते रहना चाहिए, ठीक है। दैट विल बी यूजफुल टू देम, जो उनके लिए जरूरी होगा, मान लो मुझे लगता है मैनेजमेंट को लगता है, पब्लिकेशन वाले को लगता है कि ये प्रोडक्शन के लिए जरूरी है तो बता देगा, पब्लिकेशन वाले को एडिटोरियल को ये जानना जरूर चाहिए तो बता देगा, उसको अपने आप बता देगा। दिस इज वाइटल एस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर मैनेजमेंट, न्यूज़पेपर मैनेजमेंट का ये वाइटल आवश्यक एस्पेक्ट है। यानी तीसरे पैराग्राफ में ये क्या कर रहा है कि न्यूज़पेपर के पब्लिशमेंट का या न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट के एस्पेक्ट का डिस्कशन कर रहा है कि न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट में क्या क्या चाहिए। यही है सेकंड पैराग्राफ में, ये कि न्यूज़पेपर के मैनेजमेंट में क्या क्या होता, क्या होना, कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है सारे डिपार्टमेंट के बीच में, यही इसका थीम है।
तो चलते हैं थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड क्वेश्चन में क्या था कि द मेन आइडिया कन्वेड इन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द पैसेज इज द रोल ऑफ द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ अ न्यूज़पेपर, द फ्यूचर ऑफ द न्यूज़पेपर, हाउ टू सेल न्यूज़पेपर, इफेक्टिव सेल्स। कि सिर्फ सेल प्रभावशाली कैसे हो, सिर्फ इसी की बात किया था क्या? न्यूज़पेपर को कैसे बेचे, सिर्फ इसकी बात हुई थी क्या? द फ्यूचर ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का फ्यूचर क्या होगा इसकी बात है। रोल ऑफ द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ अ न्यूज़पेपर, कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट है सबके बीच में कोऑर्डिनेशन, ये तो था कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है, वेरियस डिपार्टमेंट्स है, उसका रोल क्या होना चाहिए, उसका क्या काम है, यही था मेन, तो यही था। इसका मतलब थर्ड का क्या होना चाहिए, फर्स्ट। अब आप लोग, हम लोग क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो पैराग्राफ था, और इस क्वेश्चन में मैं आपको दूसरे सेट में नजर आऊंगा, क्योंकि ये पैराग्राफ इस क्वेश्चन में छूट गया था। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए, एरर्स को एंजॉय कीजिए। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ जब इसमें आएगा तो पैराग्राफ को मैं अलग से किसी दूसरे टेस्ट में उसके पैराग्राफ को लेकर ऐड कर दूंगा, और फिर उसको क्लास को ऐड करके एक क्लास हम लोग बना लेंगे। ठीक है। डायरेक्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस, की जो सेंटेंस में एरर पार्ट ढूंढना है, एरर पार्ट ढूंढना है। कैन आई लैंड योर बुक फॉर एन आवर प्लीज, कैन आई लैंड योर बुक, क्या मैं आपकी किताब ले सकता हूँ। तो लैंड का मतलब लेना नहीं होता है, देना होता है, ठीक है। अगर आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो उसको बोरो करना कहता है। लैंड तो मतलब था किसी को देना, अगर आप किसी को दे रहे हैं तो वो लैंड है, और किसी से मांग रहे हैं तो वो बोरो है। तो देखिए कैसे वर्ड का उल्टा पुल्टा कर दिया। लैंड का मतलब देना होता है, बोरो का मतलब लेना होता है। यहाँ लैंड के बदले क्या होना चाहिए, बोरो। क्या होना चाहिए, बोरो। कैन आई बोरो योर बुक फॉर एन आवर, क्या मैं आपका बुक ले सकता हूँ 1 घंटे के लिए। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, कि 2 साल पहले मैंने एग्जामिनेशन पास किया। आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago, कि मैंने ये 2 साल पहले एग्जामिनेशन पास किया है। 2 साल पहले मैंने ये एग्जामिनेशन पास किया है। तो टेंस में ये साफ साफ बताया था कि जहां हम 2 years एगो, बीता हुआ समय लिख देते हैं, तो बीते हुए समय के साथ कभी भी, बीते हुए समय के साथ कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता। तो इस समय को तो बदल नहीं सकते, 2 years को तो हम बदल नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंस बदलना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट। टेंस में बता रखा कि, और कह रखा था कि ये बार बार पूछेगा क्वेश्चन, हमेशा पूछेगा, अक्सर पूछेगा। तो आई पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो, मैंने 2 साल पहले परीक्षा पास किया। देखते हैं जितनी भी चीजें पढ़ाई उसे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ रहा है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। He found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station, कि उसने अपने आप को मुसीबत में पाया जब उसने देखा कि स्टेशन के बाहर, स्टेशन के बाहर कोई रिक्शा नहीं था। He found himself in trouble when he saw no rickshaw outside the station, कि स्टेशन के बाहर कोई रिक्शा नहीं था। तो वो अपने आप को क्या किया, ट्रबल, क्या दिक्कत है। तो इसमें आंसर होगा ए। क्या होगा, ए। इन अ ट्रबल, एक मुसीबत में पाया, अपने आप को मुसीबत में पाया। मुसीबत यहाँ काउंटेबल, एक मुसीबत हो गया उसके सामने, तो मुसीबत यहाँ अनकाउंटेबल, अपने आप को परेशानी में पाया, दुविधा में पाया। तो यहाँ कोई काउंटेबल नाउन नहीं है मुसीबत, कि एक मुसीबत उसके सामने आ गई। तो ये अपने आप को अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल तो ये लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसने अपने आप को मुसीबत में पाया, परेशानी में पाया, तकलीफ में पाया। तो तकलीफ, परेशानी, मुसीबत, ये कोई काउंटेबल नाउन नहीं था। तो ए लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डोलसम, डोलसम, डोल का मतलब क्या होता है एकदम, आप लोग पहले बताओ फिर मैं बताता हूँ। मैं तब तक दूसरे वर्ड का मीनिंग बता देता हूँ। रश, रश का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दबाजी में। एक्स ऑन रेट, एक्स ऑन रेट का मतलब होता है बाइज्जत बरी करना। से अदालत वगैरह हम देखिए फिल्मों में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अदालत इनको बाइज्जत बरी करती है, रिहा करती है,
मुक्त करती है, तो बाइज्जत बरी करना, रिहा करना, मुक्त करना, ये सब क्या कहलाता है? एक्सोनरेट। रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? त्याग। रिनंसिएट से बना है, रिनंसिएट। रिनंसिएट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। जैसे गौतम बुद्ध ने क्या किया? संसार त्याग दिया। तो रिनंसिएशन का मतलब हो गया त्याग। जोकंड, जोकंड का मतलब हो गया खुश, खुश रहने वाला, एकदम खुश, आनंदित, प्रफुल्लित, आप हमेशा हंसता मुस्कुराता रहने वाला, जोकंड। तो पहले तो डोलसम का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी तो कुछ करेंगे। अपोजिट ढूंढना था, एंटोनिम्स ढूंढना था। तो डोलसम, डोल का मतलब होता है बिल्कुल आलसी, सुस्त, इनएक्टिव, मरा मरा सा। मारा मारा सा ना, मारा मारा सा, मरा सा, मरा सा मतलब थोड़ा सा, हरियाणा वाला। मरा सा, मारा सा लोग ऐसा बोलते रहते हैं मतलब छोट, कम, थोड़ा सा। तो यहाँ डोलसम का मतलब मरा मरा हुआ सा, एकदम जिनको जो ताकत, एनर्जी, जोश, होश, उत्साह कुछ जिसमें है ही नहीं, उसे कहते हैं डोलसम, आलसी, सुस्त। तो क्या हो जाना, उसके हिसाब से हो जाना चाहिए अपोजिट मीनिंग जोखंड, काफी खुश रहने वाला, उत्साहित रहने वाला, हंसता मुस्कुराता रहने वाला, क्या होगा? डोल। एंटोनिम्स अपोजिट था, तो जोखंड हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? जोखंड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम करना, घटाना। मिटिगेट का मीनिंग क्या है? कम करना या घटाना, कम करना या घटाना, मिटिगेट। तो क्या होना चाहिए मिटिगेट में? अच्छा, मैंने ही मीनिंग बता दिया, फिर तो या तो आपके लिए आप आसानी हो जाएगा। मिटिगेट, कम करना या घटाना। बताओ आप लोग के हिसाब से क्या है? मिटिगेट, कम करना या घटाना, कम करना या फिर घटाना। क्या करेंगे इसमें? सारे वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं? पॉन्डर, पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब क्या होता है? कि जिस पर हम क्या करते हैं? विचार करें, भारी भरकम से भी पॉन्डरस का इस्तेमाल होता है। और एब्स्टिनेंस, एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है? परहेज। एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है? परहेज। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। ऑब्सक्योर का मतलब क्या हुआ? छुपा हुआ, गूढ़, जो आसानी से समझ में नहीं आता है। एब्स्टिनेंस का मतलब परहेज, बच के रहना। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट का मतलब होता है शांत करना, ठंडा करना, खुश कर, प्रसन्न करना। तो किसी के गुस्से को ठंडा करना, किसी के गुस्से को शांत करना, प्रोपिशिएट, प्रसन्न करना, खुश करना, संतुष्ट करना। तो इसके हिसाब देखे तो हमको सिनोनिम्स चुनना था। क्या चुनना था? क्या चुनना था? सिनोनिम्स। तो मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। कम करना क्या? दुख, दर्द, तकलीफ, गुस्सा, इन सबको कम करने को क्या कहते हैं? मिटिगेट। और प्रोपिशिएट का भी मतलब ये होता है कि किसी को खुश करना, किसी को ठंडा करना। कोई गुस्से में है, कोई तकलीफ में है, तो उसको खुश करना, शांत करना, सांत्वना देना, या वो जैसी बात सुनना चाहता है इस तरह की बात करना, तो उसको कहते हैं प्रोपिशिएट करना। तो इसके हिसाब से फिर मिटिगेट का क्या होना चाहिए? प्रोपिशिएट, शांत करना, ठंडा करना, घटाना, कम कर, दुख तकलीफ जो भी कह सकते हैं, गुस्सा, मनमटाव। कौन है सर? कौन है सर? अच्छा, इसमें तो थोड़ी सी तकलीफ हो गई है। क्या तकलीफ हो गई है? कौन है सर में कि सी और डी बिल्कुल एक ही हो गया है। तो भाई अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी एक में मान लेते हैं, इसी में से ये एन हटा देते हैं। ठीक है? तो अगर एन को हटा दें तो फिर इससे मैच कर जाएगा क्या? ओ आई डबल, इससे मैच कर जाएगा। तो फिर क्या करें? फिर क्या, अब कुछ भी करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे क्या दिक्कत है। चलो एक एक एस को यहाँ से हटा देते हैं, तो आप वैसे ही समझ जाएंगे। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? कि एग्जाम में यही करेगा, वैसे भी आप समझ जाएंगे एग्जाम में भी यही करेगा कि 4 गलत देना है, एक 3 गलत ऑप्शन देना है, तो भाई ये कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कॉनर कई बार वन वर्ड्स ऑप्शन में भी पूछा है। वन वर्ड्स ऑप्शन में कॉनर का मतलब होता है पारखी,
कला का खास करके, यानी किसी चीज के बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से जो समझता है उसको कॉनोशर कहते हैं। किसी चीज की बारीकियों का स्पेलिंग करेक्शन में कई बार आया है, कई बार स्पेलिंग करेक्शन तो वन वर्ड ऑप्शन में भी कई बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वन वर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन से पता चल जा रहा है क्या होगा कॉनोसियर, ये डी, CONNOIISSEUR, कॉनोसियर। वर्ड्स uttered impiously about God, कि ईश्वर के विषय में impiously, इम्पायस वर्ड पिछला एक जो टेस्ट हम लोग बना रहे थे उसमें आया था, इम्पायस का मतलब था अपवित्र, बताया था गंदा। तो वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली या पायस आया था, पायस आया था पिछले वर्ड पवित्र, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड। तो अगर ईश्वर के विषय में अपवित्र रूप से, इम्पायसली भद्दे तरह से, गंदे तरीके से आप बोलते हैं ईश्वर के विषय में, भद्दे तरीके से, गंदे तरीके से, इम्पायसली, तो उसको क्या कहते हैं? एमोरल, एमोरल का मतलब था अनैतिक, नैतिकता विहीन। फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन। लॉजिक, लॉजिक का मतलब होता है तर्क। क्या ऑप्शन होना है? ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है? ईश्वर की निंदा, पवित्र पुस्तकों की निंदा, या पवित्र किसी भी चीज की अगर निंदा करते हैं, कोई भी चीज पवित्र है और उस पवित्र चीज की अगर हम निंदा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी। कोई भी पवित्र चीज है और पवित्र चीज की अगर हम निंदा करते हैं तो पवित्र चीज की निंदा को हम लोग कहते हैं ब्लास्फेमी। क्या कहते हैं? ब्लास्फेमी। टर्न अ blind eye, turn a blind eye, to take on a task that is way too big, कि मतलब ऐसा कोई काम ले लेना जो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। टू वर्क लेट इनटू द नाइट, रात में देर तक काम करना। टू प्रेजेंट आर्गूमेंट, MENT होना चाहिए, आर्गूमेंट, तर्क देना। टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट्स और रियलिटी, रियलिटी, कि कोई जो सिचुएशन है उसको इग्नोर करना, या जो कोई फैक्ट है उस फैक्ट को इग्नोर करना, कोई जो तथ्य है उस तथ्य को इग्नोर करना। तो किसी रियलिटी को, किसी फैक्ट को, किसी तथ्य को इग्नोर करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे इसे कहेंगे टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब ये होता है अनदेखा कर देना। क्या मतलब होता है? अनदेखा कर देना, अनदेखी करना, अनदेखा करना, जो भी कहते हैं आप, कि अनदेखी किया, अनदेखा कर दिया, ठीक है? अनदेखा करना, टर्न अ ब्लाइंड आई, ठीक है? तो इसका मतलब 11 का क्या हो जाएगा? डी, डी ऑप्शन हो जाएगा, अनदेखा करना, किसी सिचुएशन को, किसी परिस्थिति को नजरअंदाज कर देना, अनदेखा करना। राहुल सेड, राहुल ने कहा, व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग फॉर ऑल दीज आवर्स, कि इतने समय से तुम क्या खोज रहे हो, इतने घंटों से, इतने समय से, इतनी देर से, ऑल दीज आवर्स कह रहे हैं मतलब इतनी देर से, इतने समय से तुम क्या ढूंढ रहे हो, इतनी देर से, इतनी समय से क्या ढूंढने में लगे हो, क्या ढूंढे जा रहे हो, क्या ढूंढे जा रहे हो, इतनी देर से, इतनी समय से क्या ढूंढे जा रहे हो, किस चीज को ढूंढने में लगे हो, यही कहना चाह रहा ना। तो राहुल सेड व्हाट हैव यू बीन योर सर्चिंग, क्वेश्चन है, तो आस्क्ड मी, ओके, व्हाट हैव यू बीन, देखिए इसमें सेड है, सेड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट तो ये टेंस बदलना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। देखिए टेंस कहाँ कहाँ नहीं बदला, यहाँ नहीं बदला, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तो पास्ट इंडेफिनिट में आ गया तो और नहीं होगा, तो इसका मतलब दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो पहला हो सकता है या तीसरा हो सकता है, व्हाट आई हैड। और इसमें देखिए कि सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है, और जब मैं नरेशन बता रहा तो मैंने बता रखा था कि जब इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में यू हो और रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो अपनी तरफ से हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो मान लिया अपनी तरफ से मी, ठीक है, और फिर यू को क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो यू क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। या तो सेकंड पर्सन चेंज ही नहीं हुआ तो ये ऑप्शन ही छट गया, हमें रूल भी पता ना हो तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन चेंज तो होना चाहिए, किसके हिसाब से चेंज हुआ नहीं हुआ, या तो सेकंड पर्सन चेंज ही नहीं किया। तो पर्सन का चेंज था, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है, सेकंड पर्सन चेंज होता है, थर्ड पर्सन सिर्फ चेंज नहीं होता है, या तो सेकंड पर्सन कोई चेंज नहीं किया तो ये कहानी खत्म हो गई। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बचा? फर्स्ट, पहला।
He had already torn the pages of the book. He had already torn the pages of the book. तो उसने क्या किया? पेज, बुक के पन्ने फाड़ दिए. उसने क्या किया? बुक के पन्ने फाड़ दिए. बुक के पन्ने फाड़ दिए. पहले से फाड़ा. अब चेंज करना, क्या करना है हमें? हमें वॉइस चेंज करना है. हमें क्या करना है? वॉइस चेंज करना है. He had already torn the pages of the book. कि बुक के पेज उसने फाड़ दिए. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल नहीं बदलते इसमें. जो फैमिली रहता है वही तो हैव है, तो हैव है. हेड है तो हेड ही रहेगा. विल है तो शैल विल में से कोई एक होगा. यही बात बताई थी. अब देखिए सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लीजिए. देखिए इसमें हैज हो गया, ये तो होगा ही नहीं. इसमें हैव हो गया, ये तो होगा ही नहीं. इस दोनों में एक साथ है. फिर जब ये तो इसका मतलब दो में हेड है, तो हेड के साथ हमको बीन देखना होता था. बीन तलाशेंगे. बीन इसमें है, इसमें बीन है ही नहीं. इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया. तो एक ऑप्शन से देखते कितनी आसानी से छट जाता है. हमेशा ऑप्शन से छांट देना हमेशा क्या होता है? आसान होता है. और ऑप्शन से छटता भी है. ऐसा नहीं कि ऑप्शन से छटता नहीं, बस हम लोग ध्यान नहीं देते थे. ऑप्शन से आसानी से छट जाता है. पहले हम लोग ऑप्शंस पर ध्यान ही नहीं देते थे. हमें लगता था नहीं पूरा सेंटेंस ही बना के देखेंगे तभी बात बनेगी. लेकिन ऑप्शन से भी छाटा जा सकता, ऑप्शन से भी छटता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. जो नीचे वर्ड्स दिया हुआ है उससे, अब देखिए ईडीएम पूछने का नया तरीका क्या निकालते रहता है. द न्यू टीचर चार्म्ड हिज स्टूडेंट्स बाय हिज गिफ्ट ऑफ द कैप. जैसे मैंने पढ़ा दिया तो ईडीएम है. अगर ये कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, इसको अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स समझ रहे हैं तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी. ये ईडीएम है. इसलिए मैं कहता हूँ कि जब ईडीएम को याद करते हैं तो ईडीएम को एक एक वर्ड को याद ध्यान रखिएगा. ये कोई फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं है. एक ईडीएम है, ईडीएम से एक वर्ड गायब कर दिया. अब इसमें कोई कॉमन सेंस से थोड़ी बनेगा. जिसको ईडीएम याद है कि गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है बोलने की कला. गिफ्ट ऑफ द गैप, बोलने का, अच्छी तरह से बोलना, ढंग से बोलना, अच्छी तरह उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप. तो कह रहा है कि द न्यू टीचर चार्म्ड हिज स्टूडेंट्स, की नए जो टीचर है अपने स्टूडेंट को बहुत खुश किया अपने बोलने की कला से. अपने बोलने की कला से. तो गिफ्ट ऑफ द गैप, तो जिसको याद है वही बनाएगा ना. जिसको याद ही नहीं है वो कैसे बनाएगा? तो गिफ्ट ऑफ द गैप क्या होना चाहिए? डी. ये ईडीएम था. एक्चुअली ये क्या था? ईडीएम का क्वेश्चन था. तो डायरेक्ट ईडीएम नहीं पूछा. इससे पहले टेस्ट में सारा ईडीएम पूछा था. इसमें देखिए ईडीएम को ऐसे घुमा दिया. कहाँ पूछ लिया? फिल. लोग समझेंगे कि तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था. अब यही देखिए, ये कोई फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं है. ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आना चाहिए. इसको फिल इन द ब्लैंक्स में कर दिया. कंडीशनल सेंटेंस का रूल पूछ रहा है कि इफ आई हैड नोन दैट यू वर इन द हॉस्पिटल, अगर मुझे पता चल गया होता कि तुम हॉस्पिटल में थे तो मैं तुमसे मिलने आता. यही तो कह रहा है. कंडीशनल सेंटेंस जाके देखिए. कंडीशनल सेंटेंस 3 पढ़ाया था, उसमें ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है कि कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया, उसको पता नहीं चल पाया इसलिए मिलने नहीं गया हो. इसलिए वो कह रहा है कि अगर मुझे पता चल जाता कि तुम हॉस्पिटल में थे तो मैं तुमसे मिलने जरूर आता. यही तो कहना चाह रहा है कि अगर मुझे पता चल जाता कि तुम हॉस्पिटल में थे तो मैं तुमसे मिलने जरूर आता. यही कहना चाह रहा है, यही बोलना चाह रहा है. तो जब हम बात करते हैं ऐसे कंडीशन की जो फुलफिल नहीं हो पाया, ऐसे कंडीशन की जो फुलफिल नहीं हो, जो पूरा ही नहीं हुआ, तो उसको हैड प्लस V3 से कंडीशन और वुड हैव प्लस V3 से रिजल्ट. तो वुड हैव प्लस V3 देखिए कहाँ है. तो वुड हैव प्लस V3 पहला ही है. तो इफ आई हैड नोन दैट यू वर इन द हॉस्पिटल आई वुड हैव विजिटेड यू. अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में थे तो मैं तुमसे मिला होता, तुमसे मिलने गया होता. नेक्स्ट, इट इज टाइम. अब देखिए ये भी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है. ये तो एक्चुअल क्या ग्रामर का क्वेश्चन है. नॉर्मल ग्रामर आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रखा था कि हम किसी को सजेस्ट देने के लिए, पास्ट इंडेफिनिट जाके देखिए ये रूल पढ़ा रखा है कि किसी को सजेस्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं. जब पास्ट इंडेफिनिट बताया था तो उसमें ये रूल बता रखा था कि किसी को सजेस्ट करना हो, किसी को एडवाइस करना हो तो इट इज टाइम और यू हैड बेटर का इस्तेमाल करते हैं. इट इज टाइम का भी इस्तेमाल करता है, यू हैड बेटर का भी इस्तेमाल करता है. और इट इज टाइम के साथ हम क्या लिखते थे? क्या बताया था कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लिखते हैं. तो क्या होगा? इट इज टाइम यू वेंट होम, कि यही वक्त है कि तुम अपने घर चले जाते, या यही वक्त है तुम्हारा घर चले जाने का. इसका मीनिंग क्या है? कि यही वक्त है कि तुम अपने घर चले जाओ, या तुम्हारे घर चले जाने का यही वक्त है. यही वक्त है कि तुम घर चले जाओ, या तुम्हारे घर चले जाने का यही वक्त है. द ऑफिशियल, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं.
फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि ये प्रीपोजिशन वगैरह जो है फिल इन द ब्लैंक्स में माना जाता है। तो द ऑफिशियल्स हैव द हैबिट ऑफ, कि जो ऑफिशियल्स होते हैं यानी जो कर्मचारी लोग होते हैं, पदाधिकारी लोग होते हैं, उनकी ये आदत आती है कि फोन फोन का मतलब क्या, त्योरियां चढ़ाना, ऐसे करके देंगे ये तो एकदम, तो त्योरियां चढ़ाना, ब्रिकोटियां तानना या मुंह बनाना, इस तरह से ऑफिशियल जो कर्मचारी जो होते हैं वो मिनिस्टर्स पर करते, जो जब बड़े सारा, क्योंकि हम लोग छोटे अगर कर्मचारी होते तो अपनी सारी गलती सारा टेंशन क्या होता है, बड़े कर्मचारी ये ऐसे करता, वो ऐसे करता, ये ऐसे है, अपनी मजे ले रहा है, हमें काम करने पर मजबूर कर दे रहा है, इस तरह की बात हम लोग बोलते रहते हैं, है ना। तो फोन का प्रीपोजिशन क्या है, फोन। तो फोन का मतलब होता है किसी पर चिढ़ना, किसी पे गुस्सा करना, अपना क्रोध निकालना, फोन। तो क्या हो जाएगा, फोन का प्रीपोजिशन क्या होता है, एट। फोन का प्रीपोजिशन क्या होना है, एट, फोन एट, फोन का प्रीपोजिशन क्या, एट, इसके बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल इज एप्लीकेबल, कि ये जो एप्लीकेबल का मतलब क्या, लागू होने वाला, कि ये जो नियम है वो लागू होता है तो किस पर, सबके साथ, हम कहना चाहते हैं ये रूल जो है सबके साथ या सब पर लागू होता है, दो ही बातें हो सकती है, कि ये रूल जो है सब पर एप्लीकेबल होता है या सब पर लागू होता है, ये जो नियम है, ये कानून है, ये सबके साथ लागू होता है या सब पर लागू, दो ही दो बातें होती है। अब सबके साथ लागू होता है तो हमें जी करेगा विथ लगाने का, सब पर लागू होगा तो हमको लगेगा ऑन। अब क्या लगाएं, हिंदी में तो यही दो बातें होती है, सबके साथ लागू होता है या सब पर लागू होता है। तो पर के हिसाब से चले तो ऑन, सबके साथ लागू होता है तो विथ। अब इसी में लोग हेड टेल करने लगता है कि भाई ऑन करे कि विथ करे, सब पर लागू होता है, सबके साथ लागू होता है। और एप्लीकेबल का दोनों में से कोई प्रीपोजिशन नहीं है इंग्लिश में, ना तो ऑन है ना विथ है, क्योंकि हिंदी के मीनिंग के हिसाब से प्रीपोजिशन आता नहीं है। इंग्लिश का प्रीपोजिशन अपने वर्ड के हिसाब से फिक्स है, चाहे हिंदी में कुछ भी मीनिंग हो। तो एप्लीकेबल का अपना प्रीपोजिशन फिक्स है। आप हिंदी में पर बोल रहे हैं कि साथ बोल रहे हैं, उसको उससे मतलब नहीं है। हिंदी में आपने पर कहा कि साथ कहा, इससे उसको मतलब नहीं है। तो एप्लीकेबल का प्रीपोजिशन क्या है, एप्लीकेबल का प्रीपोजिशन है टू, एप्लीकेबल टू एवरीवन। ठीक है, कि ये हर सबके साथ लगा, एप्लीकेबल टू। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब जरा इसको तो अपना टाइम लीजिए आप लोग और अपना बनाइए। मैं आपके सामने से हटता हूं और आप अपना बनाइए कि आपका क्या, क्योंकि सारे को तो मैंने डिस्कस कर ही रखा है कई बार। बताइए बना क्या, थोड़ा सा टाइम लेना है। बना क्या, लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया तो क्या हमको चाहिए, वर्ब, ये एडवर्ब है, उसके बाद वर्ब चाहिए। अब वर्ब देखिए किधर है, वर्ब किधर है, दैट दिस ये नहीं है, प्रोटेस्ट ये वर्ब है, इसका मतलब पी से शुरू होना चाहिए। पी से देखिए कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, दो ऑप्शन शुरू हो रहा है, अच्छी बात है। द लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज, कि जो लोकल इंडस्ट्रीज होते हैं वो हाई इंडस्ट्रीज को मतलब ज़्यादा सैलरी को मना करते हैं। फिर एस ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म्स, की बड़े बड़े जो फर्म्स होते हैं वो ज़्यादा सैलरी देते हैं, तो छोटे छोटे जो फर्म है वो ज़्यादा नहीं दे पाते, तो पी के बाद एस ठीक लग रहा है। तो इसका मतलब बी ही ऑप्शन हो जाए, क्योंकि इसमें पी के बाद आर है और पी के बाद एस में कोई खराबी दिख नहीं है, तो पी के बाद आर में क्यों जाए। फिर आगे भी पढ़ के देख लेते हैं पूरा इधर जाने से, कि प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म्स आर आर्गुइंग वेहेमेंटली, तर्क देते हुए क्या, दैट दिस विल अनरीजनेबली रेज ऑल वेजेस टू एन एक्सेसिव लेवल, कि इससे क्या होगा, बिना मतलब के जो वेज है, मजदूरी है, वो बहुत ज्यादा लेवल पे चला जाएगा। तो बिल्कुल इसका मतलब यही आ गया।
यही इसको पी के बाद आर का कोई सेंस नहीं, हाई सैलरीज आर गोइंग वेवेंटली ऑफर, तो सेंस नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा है कि लोकल इंडस्ट्रीज ऑफन प्रोटेस्ट द हाई सैलरीज ऑफर्ड बाय मल्टीनेशनल फर्म्स, की मल्टीनेशनल फर्म जो ज़्यादा सैलरी ऑफर करते हैं इसको लोकल इंडस्ट्री मना करता है, विरोध करता है, यह कहते हुए जोरदार तर्क देते हुए, आर्गुमेंट का मतलब क्या, तर्क देना, वेहेमेंटली मतलब जोरदार पुरजोर तर्क देते हुए, कि भाई इससे क्या होगा कि बिना मतलब के अनरीजनेबली, मतलब क्या बिना मतलब बिना तर्क के सैलरी काफी ज्यादा हो जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी कहानी है। व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एक्विट, इसमें तो भाई जब इस तक इसका मीनिंग पता नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा। अगर मीनिंग पता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर कहानी ही खत्म हो जाएगी, पूरा गलत हो जाएगा। तो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एक्विट, तो एक्विट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। एक्विट क्या है, क्या है, वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब हो गया, त्यागना छोड़ना, एक्विट, त्यागना या छोड़ना। ओके, और देश को इन पर बहुत नाज है, था और रहेगा। इसमें पैराग्राफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए टेस्ट थोड़ा सा जल्दी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, इस पैराग्राफ को हम बाद में एडजस्ट कर देंगे, किसी दूसरे टेस्ट के साथ डिस्कस कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है वो टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। सारी चीज़ को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ढंग से रिवाइज कीजिए, कोई डाउट कहीं कोई प्रॉब्लम तो जरूर पूछिए। मिलता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में। जय हिंद।